Hello everyone, this is your instructor, this is your teacher, Mr. Akash Khanna, and today I will be discussing a topic on electrical engineering that is called basic electrical engineering. इसमें मैं आपको कुछ एक चैप्टर कंप्लीट कर पाऊंगा 2 सेशन में। तो आइए चलते हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, welcome to Akash Khanna Education channel, and don't forget to like, subscribe, comment and share the channel. Okay, so the topic is electrical engineering. यहाँ पे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डोनेट करते हैं। इसकी यूनिट एम्पियर होती है, आगे बताएंगे आपको। ओम्स लॉ यानी कि एक बेसिक चैप्टर है फाउंडेशन लेवल पे। इसके अंदर टॉपिक्स जो डिस्कस करूँगा मैं आपसे वो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ of resistance units, conductivity, conductance, temperature coefficients, Ohm's law and these other things। ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे मैं आपसे इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बट यस एजुकेशनल वीडियो है। कुछ कंटेंट आपको जो मिल रहा है एजुकेशन का पढ़ने लिखने के लिए है, तो वीडियो लंबा होगा, अराउंड 1 आवर तक जा सकता है और मे बी एक्सटेंड करें ये वीडियो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं। अच्छा, सबसे पहली बात मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप ये थोड़ा बहुत साइंस का आपको नॉलेज है। आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, या तो आप डिप्लोमा स्टूडेंट है, या तो आईटीआई स्टूडेंट है, या तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो ये फाउंडेशन लेवल पे कोर्स रहेगा। डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट है तो भी ये एक छोटे लेवल पर रहता है उनके लिए। ठीक है, तो तीनों के लिए एक बराबर है, बट हाँ एडवांस में इसका बाद में जाऊँगा। ये एक बेसिक लेवल के लिए। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। एक एक चीज़ होती है रजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है ना, खिंचाव। मतलब कोई चीज़, सपोज यहाँ से पानी जाना, ये पाइप है, यहाँ से पानी जाना था, बट यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ लगी हुई है जो यहाँ से अगर 10 लीटर पानी जाना है तो यहाँ पे 7 लीटर ही जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लो हो रहा है यहाँ पे कुछ। तो यहाँ अगर मान लो अगर यहाँ से 10 एम्पियर करंट जाना है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, अगर 10 एम्पियर करंट जाना है तो यहाँ जा रहा है सिर्फ 7 एम्पियर, ऐसा करके मान लो। तो इसके अंदर कोई भी कंडक्टर के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो उसमें क्या होता है कि उसमें तो करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है ना, जो करंट होता है वो वही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ज़्यादा करंट बह रही होगी। ठीक है ना, करंट के फ्लो होने को बहना कहते हैं, करंट का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी को कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक देखिए, एक होती है वोल्टेज, एक होता है करंट, एक होता है रेजिस्टेंस। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आजकल लेक्चर में। और अगर मैं आपको कहूँ कुछ मटेरियल्स होते हैं, अगर आपने पढ़ा थोड़ा पहले से और नहीं भी पढ़ा तो यहाँ से पता चल जाएगा। एक होता है कंडक्टर, ठीक है, एक होता है इंसुलेटर, और इंसुलेटर लिख लेना आप। एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये एक फोटो है जिसमें रेजिस्टेंस दिखाया गया है कि किस तरह से दिखता है। ठीक है, एक एक पुअर कंडक्टर जो होता है, जो करंट ले सकता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। यानी कि कॉपर की तार, कॉपर वायर, कॉपर वायर अगर आप कनेक्ट करोगे तो उसके इलेक्ट्रिसिटी से उसमें से करंट फ्लो होगी, उसको छूने के बाद आपको झटका भी लग सकता है। इंसुलेटर यानी कि वुड, वुड होती है इंसुलेटर, इसके ऊपर इसके साथ बैटरी कनेक्ट करके आपको करंट नहीं लगेगा। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। इनका जो बिहेवियर होता है वो टेट्रावेलेंट होता है। बस ये बात जान लीजिए, आपको जानने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो। ये टेट्रावेलेंट होता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं, इसमें आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एट डिफरेंट टेम्परेचर्स ये या तो मेटेलिक बन जाता है या नॉन मेटेलिक बन जाता है, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों बन जाता है। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ये अभी पॉइंट लिख लीजिएगा। Whosoever is a poor conductor of electricity, जो कोई भी चीज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम इंसुलेटर कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। तो इंडस्ट्री में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं
जो कि एक अच्छी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिकेशन वो हाईली यूज होते हैं। तो सॉरी, एक एक जैसे बैकलाइट है। बैकलाइट बैकलाइट अगर आपने देखा होगा, बर्तन होते हैं, यूटेंसिल यूटेंसिल पे अगर कुकर देखा होगा आपने, कुकर, ये थोड़ा नॉलेजेबल कंटेंट है यहाँ पर। कुकर का एक हैंडल होता है जिसको बैकलाइट का होता है, याद रखिएगा, कुकर हैंडल बैकलाइट का होता है। माइका, ग्लास, रबड़, पीवीसी। ये माइका जो होता है इलेक्ट्रिकल मशीन में, मैं बताऊंगा कहाँ यूज़ होता है। पीवीसी की पाइप आती है घरों में, पीवीसी की पाइप लगती है। अगर मैं एक कंपनी का नाम बताना चाहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आप चेक कर लीजिएगा किस तरह से दिखता है। एस्ट्रोल एक कंपनी है जो पीवीसी की पाइप्स बनाती है। और सूखी लकड़ी बहुत अच्छा एक इंसुलेटर होती है। जब कभी तार को हटाना हो किसी तार से, तो सूखी लकड़ी का घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर हमने चर्चा कर ली, ये एक अच्छा पॉइंट है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर अमंग जो, मतलब पेपर और कॉटन की बात करें तो ये भी एक अच्छे कॉटन, जो पेपर और कॉटन है, एक अच्छा स्रोत है, एक अच्छा मटेरियल है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये तो है पेपर, जो पेपर कहते हैं उसमें उसको बोला जाता है इम्प्रेग्नेटेड पेपर, ठीक है ना। ये पेपर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में यूज होता है, ट्रांसफार्मर की, ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में ये यूज होता है। अगर वो पूछे आपसे कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कौन सा पेपर यूज होता है, तो आपने कहना है इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, वुड चिपरिंग मैथड, वुड चिपरिंग मैथड, या इसको आप कह सकते हैं पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री जो होती है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री होती है, उसमें ये निकलता है और वहाँ से उसके अंदर लगाया जाता है। किसके अंदर लगाया जाता है? ट्रांसफार्मर के। मिनरल ऑयल को भी ट्रांसफार्मर के अंदर ही डाला जाता है, मिनरल ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर एज एन इंसुलेटर, जो कि फ्री फ्रॉम एसिड्स रहता है। सिरामिक, हार्ड पोर्सलिन और एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस के कपड़े बनते हैं फायर रेजिस्टेंस। द बर्निंग ट्रेन के अंदर जो उन्होंने ड्रेस पहनी होती है, एक मूवी है द बर्निंग ट्रेन, उसमें आग के कपड़े पहन के आग के अंदर जाया जाता है, उस ड्रेस को बोलते हैं डांगरी, ठीक है, उस ड्रेस को बोलते हैं डांगरी, बॉयलर सूट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है उसको आर से डिनोट किया जाता है, ये बात मैंने आपको बता दी। इसका सिंबल, इसको यूनिट जो इसकी होती है ओम होती है। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो इसको बोलते हैं ओमेगा। ग्रीक या लैटिन में से आया होगा ये, क्योंकि इंजीनियरिंग में ग्रीक और लैटिन से ही लिया गया है सब कुछ, ठीक है। ग्रीक और लैटिन से लिया गया होगा या लैटिन होगा, एक बार, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। A conductor is said to have a resistance of 1 ohm if it permits 1 ampere flow of current when it convert or to flow through it 1 volt is impressed। ऐसा होता है कि V is equal to IR होता है, अभी अभी की दृष्टि से मान लेते हैं, तो R is equal to V by I होगा। जब कभी भी एक इक्वेशन दी जाए, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, इक्वेशन है ये। अगर मैं इक्वेशन वन का, तो इसको आप क्या करें, इसको सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करना होता है कि आप यहाँ पर भी वन डाल दें और यहाँ पर भी वन डाल दें। ये जब ऐसा करेंगे तो 1 = 1, इसी कंडीशन पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसीलिए कहा जाता है जब रेजिस्टेंस 1 होगा तब वोल्टेज भी 1 होगा और एम्पियर भी कितना होगा? 1 होगा। तो कभी भी कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करानी हो तो हमेशा फर्स्टली 1 डाल के देखें, और 1 पर सारी इक्वेशन इस तरह की सेटिस्फाई होती है। ये बात कन्फर्म है, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमने बता दिया आपको, कंडक्टर बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, इंसुलेटर बता दिया। इसका सिंबल बहुत बार पूछा जाता है। अब चूंकि ये सिंबल जो है अपने आप में ही, अगर 1 ओम लिखा जाएगा तो ये अपने आप में एक छोटी क्वांटिटी होती है, कैपेसिटर के केस में बड़ी होती है। 1 फेरेड, एक फेरेड होता है, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 1 कैपेसिटर का यूनिट होता है। एक्सटर्नल नॉइज को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। छोटा सा यूट्यूबर हैं, एजुकेशन आपको डिलीवर करना चाहते हैं।
टीचर एंड नॉट अ यूट्यूबर। 1 ओम जो है एक अपने आप में एक बड़ी यूनिट है, और ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है। अगर हम इसको ऐसे बात कर लें तो इसके कुछ प्रीफिक्सेस हैं, जैसे मेगा, किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो। तो ऐसा होता है कि अगर मैं लिखूंगा 1 मेगा ओम, यानी कि 10⁻6 इंटू 1 ओम, ऐसे लिखूंगा तो इक्वल हो जाएगा 10⁻6 ओम। ठीक है। फिर मेगा के बाद आएगा किलो। किलो का आप समझ लो 10⁻3 ओम। और फिर अगर मैं इसको उल्टा कर लूँ, देखो मिली कर लूँ, तो 10⁻−3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/100। और अगर मैं यहाँ पे माइक्रो कर दूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 10⁻−6 ओम, यानी कि 1/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ये वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो आप ऐसे कर लीजिए 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, आगे यूज़ कराएंगे इसका कैसे होता है। ठीक है। माइक्रो अगर लिखना हो शॉर्ट सिंबॉलिक फॉर्म में तो ऐसे लिखा जाएगा। और मेगा और किलो कैपिटल्स में लिखे जाते हैं, छोटे यूनिट्स को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अब कुछ रेजिस्टेंस के लॉ हैं, जैसे अगर ये कंडक्टर है जिसका एरिया ए है और उसकी लेंथ एल है, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो करानी है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो करानी है, तो करंट अगर यूँ फ्लो होगी तो किस तरह से होगी, अब ये देखते हैं। अगर V इज इक्वल टू आई आर, जैसे मैंने कहा था आपको, और इसमें जो R होता है उसको लिखते हैं रो एल बाय ए। ठीक है। जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होगा वो कितना रेजिस्टेंस देगा, उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस मिल जाएगा, रो एल बाय ए। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, ये कंडक्टर की लेंथ है और ये एरिया है। अगर ये ऐसा है और एक ये दूसरा कंडक्टर है A2 और इसकी लेंथ बड़ी है और एरिया कम है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये रेजिस्टेंस है तीन चीज़ों पे वेरी करता है, 1, 2, 3। ठीक है, राइट साइड पे। चूंकि ये रेजिस्टिविटी है तो ये एक किसी भी मटेरियल के लिए, आगे डिस्कस करेंगे इसको, किसी भी मटेरियल के लिए एट अ फिक्स टेम्परेचर रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है, तो ये कांस्टेंट टर्म माना जाता है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। तो ये देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो मैं यहाँ पे इसको ये लिख सकता हूँ R प्रोपोर्शनल टू L 1 एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। एंड चूंकि ये रेजिस्टिविटी जो है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो हाईली अगर आपको याद रखना है रेजिस्टिविटी तो आप हमेशा याद रखें एल्युमिनियम और कॉपर की। ठीक है, एल्युमिनियम और कॉपर की रेजिस्टिविटी हमेशा याद होनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे, टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर, जो कि इसको हम सेंटीग्रेड्स में लेते हैं। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन है, यानी कि रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, अगर मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा, अगर एरिया कांस्टेंट है तो। ठीक है, अगर मैं लेंथ को कांस्टेंट रखूं और एरिया को बढ़ाता जाऊं तो रेजिस्टेंस घटता जाएगा। तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा कभी भी आपसे वाइवा में या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, चूंकि ऑब्जेक्टिव चीज़ों से के माध्यम मैं ही चाह रहा हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊं। एकेडमिक्स तो आप अपने कॉलेज में जाके भी सीख रहे हैं, नॉलेजेबल क्या सीख रहे हैं। ठीक है, और सीख रहे हैं तो अप्लाई कैसे कर रहे हैं उसको फील्ड पे, या किस तरह से उसको करते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर लेंथ बढ़ाई जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा, और अगर एरिया बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस घटता रहेगा। और आपको दो तरह के रेजिस्टेंस की वैल्यू याद होनी चाहिए, एल्यूमिनियम और कॉपर की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि ये एक होता है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये डेरिवेशंस मैं थोड़ा बहुत बता नहीं रहा कि ये डेरिवेशन है जो लिख रहा हूँ, एंड दैट इज आपको वही लिखना है, वो एक तरह से डिराइव कर सकते हो आप उसको। अगर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो सकता है, तो अगर इसके नीचे 1 हो तो R इंटू ए ओवर एल इज इक्वल टू योर रो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अच्छा, R की यूनिट थी तो ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की कितनी हो जाएगी, एम। अच्छा एक बात हो, एम से एम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा,
ओम मीटर हो जाएगा। तो अब सवाल आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ, ऐसा होता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ। अब प्रीवियस क्वेश्चंस उठा लेना, सेपरेट क्लास आएगी जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, एमसीक्यूज कराऊंगा आपको। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम मीटर। ठीक है, डिराइव करना मैंने आपको बता दिया किस तरह से बना है, ओम मीटर कैसे आता है। ठीक है, चूंकि मैंने आपसे ये कहा था कि दो मटेरियल ऐसे हैं जिनकी हमें प्रॉपर्टीज रेजिस्टिविटी जाननी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड्स, और ये यूनिट है देखिए। ठीक है, आगे अगर ऐसे लिखा होगा 2.8 इंटू 10⁻⁴ ऐसा, ये सेम एज इट इज यहाँ पे। तो एनिल्ड कॉपर के दो तरह के कॉपर होते हैं, एक होता है एनिलिंग वाला कॉपर जिसको हम बोलते हैं एनिल्ड कॉपर। ठीक है, एनिल्ड कॉपर। एक होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर। अच्छा भाई, मैं कहीं मैंने बुक्स वुक्स नहीं रखी है, कुछ भी मेरे पास नहीं है, मैं आपको मैंने जो पढ़ा, मैंने एग्जाम दिया या मैंने इंजीनियरिंग में जो पढ़ा, जैसे पढ़ा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड आई बिलीव दैट इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू एज एन इंस्ट्रक्टर। ये थोड़ा डिफिकल्ट है सारा अपना ज्ञान देना, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम दे दूँ, आपको डिलीवर करूँ कंटेंट। हार्ड ड्रॉन के ऊपर क्या होता है, एक ना इलेक्ट्रिकल मशीन में वेज सेगमेंट होता है, इसको बाद में बताएंगे आपको ये क्या है। कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर होता है। कॉम्यूटेटर में जो वेजिंग होती है उसमें हार्ड ड्रॉन कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है कि हार्ड ड्रॉन कॉपर कहाँ इस्तेमाल करते हैं इन इलेक्ट्रिकल, तो आप यहाँ से एक बता सकते हैं। जिस तरह से अगर आगे बात करते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अच्छा, एक अगर आपने बात नोट करी हो, एक था रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक थी रेजिस्टिविटी, और एक है कंडक्टेंस और एक है कंडक्टिविटी। ये एक तरह से जानी दुश्मन है, उल्टे चलते हैं दोनों। ये कहता है मैं सही हूँ, ये कहता है मैं सही हूँ, अलग अलग डायरेक्शन में। तो कंडक्टेंस को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में, लेटर की फॉर्म में दिखाएं तो जी से लिखते हैं। ठीक है, यानी कि एक कंडक्टर जो है कितना करंट अपने अंदर से पास करा लेता है। अगर ये कंडक्टर है तो यहाँ से कितना करंट पास हो सकता है, इसको मेजर करने के लिए हम कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस 1/रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। ठीक है, और कितना एम्पियर करंट वो ले लेता है, यहाँ से कितना करंट चले जाता है कंडक्टर के बीच में से, तो उसको बोलते हैं अपन कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। अच्छा, अगर मैं कहूँ 1/r करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो 1/ρl/a। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि तो आप क्या करो, आप क्या कर सकते हो, अब आप देखो कि 1/ρl साइंस ए है, इसके नीचे 1 कर दो आप, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/ρ, ठीक है, एरिया इनटू लेंथ, थोड़ा गलत कर दिया शायद मैंने यहाँ पे, इरेज करके मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, शायद मैंने गलत कर दिया। इसको आप चूंकि ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्पीड डबल कर लीजिएगा, यानी कि जो जी है, जी L/A होगा, क्योंकि 1/ρ जो है वो कंडक्टेंस में कंडक्टिविटी में बदल गया,
तो जी इंटू मीटर ओवर मीटर स्क्वायर में आया, मीटर से मीटर कटा, ठीक है। और ये ये हिस्सा जो है ये जी बन जाता है ना, जी, ठीक है। और ये मीटर से मीटर गया, और जी बाय एम अगर हुआ तो हम इसको बोलते हैं सीमेंस, सीमेंस पर मीटर। इसको हम ऐसे बोलते हैं सीमेंस पर मीटर। अच्छा, एक बात नोट करने वाली है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा एक दिन एग्जाम में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। बच्चा हैरान हो गया, ऑप्शन क्या थे, एक था सीमेंस, सीमेंस मीटर, मीटर सीमेंस, मो। बच्चा सिर्फ ये पढ़ के गया था, भाई सीमेंस मैंने सुना है, पर सीमेंस मीटर है, सीमेंस पर मीटर है, क्या है। बहुत लड़ा, 5 मिनट तक दिमाग लगाया, बहुत लड़ा, बहुत लड़ा। कह रहा नहीं आज तो यूनिट बता के रहूंगा, नहीं आज नहीं छोड़ूंगा। पर जो फोर्थ ऑप्शन था वहां पे लिखा हुआ था मो, ठीक है। और मो एसिड यूनिट होता है, रजिस्टिविटी एसिड यूनिट होती है, ठीक है। ये मो एसिड यूनिट होता है। तो यहाँ पर ये बना हुआ है इसका सिंबल, देखो मैंने इसलिए यहाँ नहीं बताया था, ठीक है। तो उसमें मो यूनिट थी, पर वो लड़ा और गलत करके आ गया, क्योंकि जिद थी उसकी कि मैं करके रहूंगा, ठीक है। इश्क में तरारी पहचान की जद मिट जावे जिद अपनान दी है। तो बच्चा हारा, और हारा तो फिर हमारे पास आया, पूछा उसने, स्टूडेंट ने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर से और रेजिस्टेंस का एक रिलेशन है, ये बेसिक ज्ञान है। इसके बाद अगर आप बुक पढ़ना चाहेंगे तो आपको ये तब भी समझ में आ जाएगा, और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दो न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, उससे ही काम बन जाएगा इस नॉलेज से, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे पीटीसी। बताऊंगा पीटीसी क्या है। टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस घट रही है तो उसको हम बोलेंगे एनटीसी। अब कोफिशिएंट होता है, अभी के लिए जान लीजिए, कोफिशिएंट होता है पीटीसी और एनटीसी। इससे हम पता लगाते हैं कि बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ राइज इन द टेम्परेचर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, इंक्रीज लार्ज फेयरली रेगुलर नॉर्मल टेम्परेचर। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो पीटीसी होते हैं, ये बात याद रखना। इतनी बड़ी लाइन आप लिख लेना उसमें से। मेटल का बिहेवियर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेटल जो होते हैं वो होते हैं पीटीसी। मेटल्स में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, ऐसे, ठीक है। अगर अलॉय इन द केस, जिस अगर मैं एलॉय का नाम लेता हूँ, एलॉय क्या होता है, कहाँ गया, ये रहा। एलॉयस होता है मिक्सचर किसी भी चीज़ का, तो इस किसी भी चीज़ का नहीं, मेटल्स का। तो अगर आप देखो इसमें कॉपर 60% ले लो और 40% निकल ले लो तो यूरेका बन गया। तो पूछा जाता है कि यूरेका एलॉय के अंदर क्या क्या डलता है, तो आपने लिखना 60% कॉपर और 40% निकल, निकल कोबाल्ट कॉपर, ठीक है, ये याद रखना। और एक मैग्नीशियम होता है, क्रोमियम ऐड कर देते हैं इसमें, आई बिलीव, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर्स में क्या होगा, मैंने आपको बताया यहाँ पे, मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को भी छोड़ेंगे। मेटल्स अगर पीटीसी हैं तो आई क्या है, एनटीसी, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस अगर घटती जाए तब वो क्या कहलाएगा, वो इंसुलेटर कहलाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। कौन कौन सी चीज़ें इंसुलेटर है, पेपर, रबड़, ग्लास, कांच का शीशा जो इसको बोलते हैं, माइका, ये सब चार चीज़ें याद रहनी चाहिए हमेशा। ये पेपर, रबड़, ग्लास, माइका जो है ये हमारे इंसुलेटर में आता है। पार्शियल कंडक्टर कोई कार्बन जो है उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसकी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। जो हाईली हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जर्मेनियम, और हम सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में चलाऊंगा यहीं पे, तो याद रखना आप इसको, मैंने क्या बताया आपको। ओम्स लॉ, मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, V इज इक्वल टू आई आर, पर मैंने आपको ये बताया नहीं था वो इक्वेशन किसकी है। ओम्स जॉर्ज, देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन था एक बार एग्जाम में पूछा गया कि इन किसने इन्वेंट किया था, तो आपने कहना है जॉर्ज सीमन ओम। जॉर्ज सीमन ओम ने इसको इन्वेंट, इस लॉ को बताया था कि दिस लॉ अप्लाइज टू इलेक्ट्रिक कंडक्शन थ्रू गुड कंडक्टर्स एंड मे बी स्टेटेड एज, अब ये थोड़ा बताता हूँ मैं इसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं, कि इस एग्जाम्पल में कंडक्टर के कि यहाँ से अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया था ऐसे, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हुई थी उसको रेजिस्टेंस मिल रहा था कुछ, तो उसने कहा ऐसा कुछ है कि भाई जो इसको यहाँ से वहाँ जाने नहीं दे रहा, तो उसने कहा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसी प्रोपोर्शनलिटी हटी तो उसने कहा नहीं, V इज इक्वल टू आई आर होगा, ठीक है। देखो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टर टू द करंट इज कांस्टेंट, V by I is a ratio is always a constant to R, ये उसने कहा, ये माना गया। फिर यहाँ से पता चला कि R ही कांस्टेंट था और R ही कोई ही उसने रेजिस्टेंस का नाम दिया, ठीक है। बट जो ये इक्वेशन है अगर आप इसको मैथमेटिकली देखो, जो कि इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है, x प्रोपोर्शनल टू y की ऐसे करके, तो इसमें जो ग्राफ आता है हमेशा ऐसे आता है लीनियर ग्राफ, और लीनियर ग्राफ में ये एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस साथ साथ बढ़ रहे होते हैं, इसीलिए ये पूछा गया एक क्वेश्चन में कि, एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जो ग्राफ बनता है, द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ वो कैसा बनता है, तो आपका हमेशा आंसर होना चाहिए वो लीनियर होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे, आपके मन में सवाल आएगा सर कि आपने हमें ओम्स लॉ बताया, लीनियर बताया, पर हमने बैरिस्टर भी सुना हुआ है, हमने नॉन लीनियर रेजिस्टर्स भी सुना है। भाई आपने सुने हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ R इज केप्ट कांस्टेंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसको ऐसे देखोगे तो आप इसको ऐसे लिख लो, I इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। मैंने इसको ऐसे करके लिखा, चाहे आप ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो। अक्रॉस द कंडक्टर, देखो ये अक्रॉस होता है, देखो VI ये जो डजन नॉट अप्लाई टू ऑल नॉन मेटेलिक कंडक्टर, फॉर एग्जांपल अगर सिलिकॉन कार्बाइड आपके पास है तो उसका रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू KIM, एंड M जो है वो कांस्टेंट है और वो लेस देन यूनिटी है, तो ये नॉन लीनियर डिवाइस होते हैं। अगर मैं जीनर डायोड की बात करूं और वोल्टेज रेगुलेटर की बात करूं, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे आपको जीनर डायोड का जिक्र किया है तो मैं आपको एक आपको पॉइंट लिखाना चाहूँगा, which diode, ऐसे लिख लीजिए, which diode is known as voltage regulator। SMPS पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स पढ़ेंगे, SSS सर्किट्स पढ़ेंगे, डायोड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी हम ये देखेंगे जीनर डायोड क्या होता है। जीनर डायोड इज नथिंग बट ए वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ मेरी फोटो आ रही होगी गंदी सी, ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आया। अभी रेजिस्टेंस बताया था मैंने आपको R, ये एक सर्किट दिखाई गई है जिसमें यहाँ पर वोल्टेज दिया है, इस सर्किट में एक दो तीन तीन रेजिस्टेंस हैं और इसमें से करंट फ्लो हो रही है सर्किट से। देखो अगर इसमें से ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो करंट की डायरेक्शन ये है, फिर करंट यहाँ से मुड़ी, एक रेजिस्टेंस में गई, दूसरी में गई, तीसरी में गई और फिर यहाँ आ गई, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है मान लो, चूंकि अभी ये सेल है, बैटरी बनाने का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, ये सिंबल है बैटरी का। ये सर जो मैंने बॉर्डर खींचा ये नहीं आएगा। अब देखो इसमें से अगर करंट फ्लो हो रही है,
अगर इसमें से करंट फ्लो रही है तो आई फ्लो हो रहा है, और आई किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आई जो यहाँ से निकल रहा है वो यहीं जा रहा है, और V जो है सेपरेट सेपरेट करके लिखा हुआ है, V1 V2 V3। इस टाइप के सर्किट जहाँ पे एक एंड से अगर आप एज्यूम करके चलेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और जब ऐसे जाएगी, यानी कि ऐसे जाएगी और बीच में रेजिस्टेंस लगे होंगे, तो हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि एक सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट की खास बात ये होती है जैसे कि इसमें ना वोल्टेज पर रेजिस्टेंस अलग अलग रहती है, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज जो होता है, आप मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक दो लो बता देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे नहीं है ये। अ, ये थोड़ा इसमें इंक्लूड नहीं करा गया, KCL एंड KVL। इसमें हम KVL का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस सर्किट में KVL लगाना हो तो यानी कि जो वोल्टेज थी और जितनी रेजिस्टेंस पे वोल्टेज गई, 3 रेजिस्टेंस थे तो 3 वोल्टेज गई, ठीक है। अगर V को हम टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड हुआ, और I1 R1 ऐसे कर दें, क्योंकि I1 होगा नहीं, R1 होगा, करंट इज सेम, R2 होगा और R3 होगा, तो I इसमें से कॉमन लेके आप ऐसा कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर R और R ये काट दिया हमने। तो यहाँ से पता चलता है कि जब कभी भी स्पेस नहीं है, यहाँ लिखता हूँ R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस में R3, ठीक है। ये प्रूफ होता है कि जब भी सीरीज सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस क्या होंगी, ऐड होंगी। whenever there is a series circuit, resistance will going to be added in the same manner as additive function, जैसे प्लस हो रहा है उसमें, ठीक है। और करंट, अब मैं यहाँ पे पॉइंट कंफर्म कर रहा हूँ, देखो सेम करंट फ्लो होगी, डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप एडिटिव होगा, प्लस कर सकते हो। जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा टोटल में, जितना आप इनपुट करोगे अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V अप्लाइड। रेजिस्टेंस ऐड होंगी, पावर्स ऐड होंगी। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को ऐसे लिख रहा हूँ तो मैंने 1 बाय कंडक्टेंस आपको बताया था ना ऐसे, कि अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो ये ऐसे बन जाता है। तो ये सीरीज सर्किट से समझना है, जब कभी भी आप एक सीरीज सर्किट देखो तो ये पहली बात आप नोट करो, सीरीज सर्किट है तो करंट जो है सेम फ्लो करेगा, ठीक है, और पर रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। आपके क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपको पर्सनल ही कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक समझाता हूँ। अगर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये मैंने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे 15 वोल्ट की बैटरी दे दी, और ये ऐसे, तो यहाँ से करंट फ्लो हुई। अब मैंने पूछा आपसे कि कितनी करंट फ्लो हुई, तो आपने कहना है V अगर हमें 15 वोल्ट दिया है तो R कितना दिया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। अगर टोटल रेजिस्टेंस करना हो तो RT लिख सकता हूँ मैं इसको, R टोटल 3 प्लस 2 प्लस 10, ऐसे कर सकता हूँ। ये कितना हो गया, 15 ओम आ गया। और हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। एक सर्किट पे, यहाँ पे पॉइंट लिखिए, नोट करने वाला है, एक सर्किट पे फिलहाल पे मैं आपसे 3 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक, ओम्स लॉ आप लगाइए, ठीक है, KCL और KVL समझिए, ठीक है। और अगर आप ओम्स लॉ KVL KCL समझते हैं, नोड, जंक्शन, लूप, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है, KCL KVL, और आर इन सीरीज एंड पैरेलल, ये आप याद रखिए, ठीक है। 3, 2, 5 और 10, यानी कि अगर मैं इसको इक्वेशन में रखूँ, 15 वोल्ट अगर इधर था और I निकालना था और 15 ओम यहाँ था, तो V बाय ओम जो होता है वो एम्पियर बना लेता है। तो I इज इक्वल टू
15/15 दैट इज 1 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। और लेकिन वो कैसे होगा, ऐसे। अच्छा, अभी ये देखिए, यहाँ से जब आपने ऐसे घुमाया इसको, सर्किट को, सर्किट के अंदर करंट, तो आपने इसको बोला मैश या लूप। मैं अभी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ कि मैश और लूप में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। देर इज अ डिफरेंस इन मैश एंड लूप, बट येस, आई विल डिस्कस दिस इन नेटवर्क थियरी। नेटवर्क थियरी पढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको बताऊंगा। ओके ओके। तो मैंने आपसे बताया कि एक सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो होती है समान होती है, वोल्टेज बढ़ जाती है। एक सर्किट हमने यहाँ पे लिया, 24 वोल्ट की बैटरी लगाई। We have a circuit in which we have connected a 24-volt battery. We are having 3 resistors. तो करंट तो यहाँ से सेम जाएगी, V1, V2 और V3। यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। तो एक वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है कि टोटल वोल्टेज आप ऐसे लिखेंगे, टोटल वोल्टेज इनटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, आप RT निकाल लीजिए। RT निकालेंगे तो आप देखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मेरे से कोई पूछे ना, सर आपने ऐसे क्यों कर दिया, अगर आपने ये पिछला 2-4 मिनट का वीडियो छोड़ रखा है तो आप उसे देखें। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, टोटल हो गया 6 4 10 तो 12 ओम, ठीक है। अगर V1 निकालना होगा तो मैंने आपको बताया था टोटल वोल्टेज कितनी है, V अप्लाइड कितना है, 24 वोल्ट, यानी कि 2 + 4 + 6 it becomes 12 ohm, and we are having a 24-volt battery. So according to Ohm's law, according to voltage divider rule, total voltage into जिस ब्रांच का निकालना है हमें, R1 का निकालना है तो R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 12 1 12 12 2 जा, यानी कि 4 वोल्ट आ गया। अगर हमने ये निकालना है V2 का, तो टोटल वोल्टेज इनटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 24 इंटू V2 कितना, 4 अपॉन 12, 12 1 जा 12 2 जा 4 2 जा 8 वोल्ट। और V3 कितना है, टोटल वोल्टेज इनटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 24 इंटू V3 6/12 1/2, 2 से कटा 12, V3 आ गया 12 वोल्ट। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि जो भी सीरीज सर्किट में आप वोल्टेज दोगे V अप्लाइड, वो हमेशा आपको मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ, V अप्लाइड कितना था, 24, V1 कितना निकाला हमने, 4 वोल्ट, V2 कितना निकाला, 8 वोल्ट, V3 कितना निकाला, 12 वोल्ट। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 12 8 4 24, ठीक है। प्रूफ हो गया कि वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे लगता है सीरीज सर्किट में। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर लगता है, पैरेलल सर्किट में करंट डिवीजन लगती है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है, पैरेलल सर्किट में करंट डिवीजन रूल लगता है, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ, आपके लिए क्वेश्चन है, ये 36 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। मुझे बताओ V1 कितना आएगा, V2 कितना आएगा, V3 कितना आएगा। दो तरीके हैं। पहले केस में अगर आप I निकाल लो, V/R टोटल, तो आप तो भी निकाल सकते हो। देखो RT कितना होगा, 6 2 3 1, RT हो जाएगा आपका 6 ओम। तो टोटल वोल्टेज बाय 6 एम्पियर आपका करंट आ गया। और V आपको पता था, V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। तो अब यहाँ देखो, आप इसको देखो I1 R1 कर सकते हो, क्योंकि I1
इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 दैट इज इक्वल टू I होगा, सीरीज सर्किट है। तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 ऐसे कर सकते हो। अगर मैं ये प्लस आपको कहूँ नहीं है तो आप इसको ऐसे लिखो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू I R1, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 इंटू 6 और 12 वोल्ट। V2 में कितना लिखो I इज इक्वल टू I R2, I था 6 एम्पियर्स और V3 था 18 वोल्ट, और V3 में I कितना है 6 और ये 1, तो 6 इंटू 1 6 वोल्ट। देखो 18 6 12 वोल्ट और 6 वोल्ट कितना हो गया 18 वोल्ट प्लस 18 वोल्ट कितना हो गया 36 वोल्ट। 36 वोल्ट क्या है, ये V अप्लाइड था, और V अप्लाइड इज नथिंग बट V1 प्लस V2 प्लस V3, और 36 वोल्ट सीरीज सर्किट में दिया गया, 12 यहाँ गया, 18 यहाँ गया और 6 वोल्ट यहाँ गया। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हो सकता है मेरी स्पीड आपको धीरे लगे, हो सकता है आपको मेरी स्पीड तेज लगे, तो YouTube पे ये वीडियो होगा, आप इस वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। YouTube की स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप स्क्रीन पे देखेंगे तो राइट साइड में एक गियर बॉक्स बटन होगा सेटिंग्स का, तो सेटिंग्स में प्रेस करेंगे तो वीडियो की प्ले स्पीड जो होती है उसकी ऑप्शन दिखाता है, उसमें ऑप्शन में डाल के आप कम कर सकते हैं। 1 से नीचे कर सकते हैं, 0.75x कर सकते हैं, या 1.25, और जो भी आपकी मर्जी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, बहुत मेहनत लगा है इसमें, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मैंने अभी आपको सीरीज में बताया। पैरेलल सर्किट क्या होती है, ये एक रेजिस्टेंस ऐसे लिया आपने, दूसरी रेजिस्टेंस ऐसे ली, तीसरी ऐसे ली, और तीनों के जो कोने हैं यानी कि कॉर्नर्स है वो एक साथ ज्वाइन कर दिए ऐसा, और फिर इसके अंदर यहाँ पे आपने वोल्टेज दे दी, ठीक है। यहाँ पे 3 तार अगर आपने जोड़ी, सीरीज सर्किट में क्या होता है एंड टू एंड जोड़ता है। देखो सीरीज सर्किट क्या बनता है, ए होगा तो ए डैश यहाँ होगा तो ये बी होगा, तो ए डैश बी एक साथ जुड़ेंगे। इसमें होगा ए होगा तो ए डैश होगा, बी होगा तो बी डैश होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो ऐसे जुड़ता है, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड रुकेगा। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, न्यूली वीडियो बनाना सीखा है मैंने ये। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिले, कुछ मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँ आपके एजुकेशन में, और आप कुछ नॉलेज एब्जॉर्ब कर पाओ। आप ये ना कहो कि यार हमें टीचर ने नहीं पढ़ाया तो हमें रिसोर्स नहीं मिला, कहाँ से पढ़ें, या आपको कुछ कमी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करा दूंगा, तो आप अपनी क्वारी जो भी रहेगी इमीडिएटली व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपको उसका आंसर भी डिलीवर करूँगा। 3 रेजिस्टेंस लगाए हमने, R1 R2 और R3। वी हैव कनेक्टेड 3 रेजिस्टेंस। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए बना रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ जितने भी लोग इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखते हैं या इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या 10th 9th के बाद एक सपना देख रहे हैं, तो ये वहाँ पर भी आता है कॉन्सेप्ट, तो ग्रैब करें उसको, कॉन्सेप्ट को, और ये यूज़ होगा इंजीनियरिंग में। अगर आप इंजीनियर बनेंगे तो ये यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, पैरेलल सर्किट में क्या होगा, पैरेलल सर्किट की कंडीशन बताता हूँ मैं आपको। पैरेलल सर्किट कहता है कि रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट होंगे, ठीक है, और जो करंट होगी वो डिवाइड होती जाएगी, जो करंट होगी वो डिवाइड होती रहेगी। तो करंट को अगर मैं इसमें टोटल करंट कैलकुलेट करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर आई करंट फ्लो हुई थी तो एक जगह I1 गया, एक जगह I2 गया और एक जगह I3 गया। देखो ये जो है ना, ये नोड हो गया, और ये जो हो गया 1 2 3, इसको ब्रांचेस बोलेंगे।
मेन से यहाँ से जब गया तो इस नोड से करंट डिवाइड हुआ, ए नोड अगर मैं इसको मानूं, तो इन ब्रांचेस में गया, R1 ब्रांच में गया, R2 ब्रांच में गया और R3 ब्रांच में गया। और I इज नथिंग बट V ओवर R, और अगर ऐसे ही है तो इसके लिए क्या होगा, V1 बाय R1 होगा प्लस में V2 बाय R2 होगा, ठीक है, प्लस में V3 बाय R3 होगा, ठीक है। चूंकि ये एक पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में सिंगल टर्मिनल है और इस टर्मिनल पे और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी। ये देख लीजिए, ये वोल्टेज पोटेंशियल, ये वोल्टेज पोटेंशियल, अगर ये प्लस है और ये माइनस है, हाइट, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये सेम रहेगा, यानी दोनों पोटेंशियल सेम रहती हैं इसमें, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल पे जब कनेक्टेड रहता है तो वोल्टेज सेम रहती है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ V इज इक्वल टू V1, एक सेकेंड, देखिए V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि V बाय R इज नथिंग बट V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, और इफ आई टेक V कॉमन तो मैं यहाँ से इसको काट सकता हूँ, देन आई बी लेफ्ट विद, मेरे पास क्या क्या बचेगा, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और यही मैं कहना चाह रहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से जुड़ता है पैरेलल सर्किट में, और G जो है वो ऐसे जुड़ता है, बिकॉज G इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ठीक है। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे ये बताना था कि इसमें जो करेक्टरिस्टिक है पैरेलल सर्किट की, वोल्टेज अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द सर्किट रिमेन सेम, डिफरेंट रेजिस्टेंस पे डिफरेंट जो आपका करंट फ्लो करता है। ब्रांच करंट एडिटिव होता है, मैंने आपको बताया, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, तीनों को ऐड किया तो मेन करंट के इक्वल आ गया। कंडक्टेंस एडिटिव होती है, पावर एडिटिव होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये हमारे चैनल का लोगो है, देख सकते हैं, डबल डेल्टा। हमने इसको बनाया, एक ऊपर की डायरेक्शन में बनाया, एक नीचे की डायरेक्शन में बनाया, यानी कि जो पढ़ाई नहीं करेगा वो नीचे जाएगा और जो पढ़ेगा वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर जाएगा वो बड़ा आदमी बनेगा, और बड़ा आदमी नॉलेज से ही बनते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, नॉलेजेबल पर्सन की बात करूंगा। कहीं आप कमेंट में मेरी क्लास लगा दो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब कभी भी एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर बंटवारा होगा, इस तरह से कनेक्ट होगी, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल पे प्लस और माइनस रहेगा, और यहाँ पर बैटरी से आके कनेक्ट हुआ और ये प्लस माइनस रहा और ये वोल्टेज थी, तो यहाँ पर जो टर्मिनल है वो यहीं पर है और ये जो टर्मिनल पे पोटेंशियल है वो ये है। तो वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा। इसके रेजिस्टेंस को ऐड, अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको एक स्मॉल बना के दिखाता हूँ आपको, एक ऐसा कर लो, एक ऐसा कर लो, और इसके बीच में ऐसा कर लो, यहाँ पे 4 दे दो, यहाँ पे 6 दे दो, और यहाँ पे 6 वोल्ट ही दो, और यहाँ से करंट 5 फ्लो करा लो। तो 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 रहेगा, मैंने आपको ये कहा। तो ये देखो, टोटल रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू IR होगा, पर यहाँ पे तो 1 बाय R है। तो अब इसको सोल्व करो, आप ऐसे करो, इसकी एलसीएम 1 बाय R1 R2, जो इसमें है वो उसमें नहीं है, तो R2 प्लस में R1 1 बाय R, तो R हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R1, या इसको R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ R1 प्लस में R2, ये R इक्वल बोलते हैं इसको, R इक्वलेंट। तो यहाँ पे V हमने 6 वोल्ट दिया, I हमें फाइंड करना था, ठीक है, और मेन करंट हमने यहाँ से फाइंड किया, बता रहा हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। और R जो है 4 इंटू 2 अपॉन 6, 2 1 2 3 ऐसा
4 into 2 upon 4 plus 2 6 2 3 4 by 3 आ गया 2 under 2 2 3 जा 3 3 9 by 2 is equal to करंट। एक तो ये मेथड है करंट निकालने का, प्लस में एक ये मेथड है जिसको हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। मैं यहाँ से सब इरेज कर रहा हूँ। मैं ये आपको रूल बताना चाह रहा हूँ कि पैरेलल सर्किट्स में करंट डिवीजन रूल लगता है, इस तरह से लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, करंट डिवीजन रूल कहता है कि टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कमेंट करके बताएं कि अगर मैं इसको I1 नाम दे दूं और इसको I2 नाम दे दूं, कमेंट द आंसर्स। ठीक है, आंसर्स what is the value for I1 and same what is the value for I2. Okay, for I2 आगे चलते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है यहाँ तक तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हमें आपके सब्सक्राइब की बहुत ही ज़रूरत है। सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहें जो पढ़ते हैं। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेजिस्टेंस दिखता कैसे है? रेजिस्टेंस इस तरह से दिखता है। आप अपनी लैब में देखेंगे इस तरह से रेजिस्टेंस दिखेगा। इसको बोलते हैं रजिस्टर। इसके अंदर से निकलता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं रजिस्टर। इसमें कलर कोडिंग हो रखी है, इसको बोलते हैं कलर कोडिंग। हम यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, बी वी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाई डार्क टू लाइट। इसको भी इतना मत ध्यान दीजिए, बट इतना ट्रिक ट्रिक है, इसको लिख लीजिएगा सेपरेट में। सॉरी। तो टाइप ऑफ रेजिस्टर्स की बात करेंगे। एक होता है कार्बन कंपोजिशन। कार्बन के मटेरियल से बनाया गया रेजिस्टेंस। कार्बन पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा बाइंडिंग रेजिन विद डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ डिजायर रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस चाहिए। ओके, इसमें जो ये बात है वो यहाँ से निकल के आती है, ये लिख लीजिएगा। अच्छा रहता है कि रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टर्स के बारे में बताएं। एक्सप्लेन रेजिस्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टर्स, कौन सा कहाँ यूज होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करूं तो कार्बन के रेजिस्टर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट वोल्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। 1/8 से लेके 500 वोल्ट तक के लिए अवेलेबल हैं वोल्टेज जो है, और इनका जो फेलियर रेट है बहुत ही कम है। इससे क्या होता है कि इसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिकल नॉइज़ की। अगर इसमें इलेक्ट्रिकल नॉइज़ की जो टेंडेंसी है उससे क्या होता है, हिजिंग साउंड आती है। लाउड स्पीकर जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप सुनेंगे आपको एक हिजिंग साउंड आती है। हिजिंग साउंड एक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एक टॉपिक में आएगा, मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ ऐसे ही, जिसमें हम कोरोना इफेक्ट पढ़ेंगे। आप कह रहे हो कि सर कोरोना तो इंडिया में अभी आया है, पर ये आपके टर्म्स में पहले ही था। कोरोना में O3 का डिप्लीशन करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको पावर सिस्टम में। तो ये जुड़े रहना मेरे साथ, देखते रहो वीडियो, समझते रहो। जो नहीं समझ आ रहा कमेंट करो, जो नहीं समझ आ रहा और उससे भी ज़्यादा ईमेल कर सकते हो आप अपनी क्वेरीज को। सवाल आया वाई कार्बन रेजिस्टेंस, मतलब दैट इज़ वाई मतलब यूज़ किए जाते हैं। लो कॉस्ट है, ये भी आप याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछे कि किसकी लो कॉस्ट है तो कार्बन रेजिस्टेंस की लो कॉस्ट है। और विच रजिस्टर्स आर यूज्ड इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कौन से यूज़ किए जाते हैं,
तो जो आपकी एम्पलीफायर सर्किट्स रहती हैं, एम्पलीफायर सर्किट्स हो गई, लाउड स्पीकर हो गया, ठीक है ना, ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है एंटरटेनमेंट की, इसके अंदर ये रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन रजिस्टर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, पर वो नॉइज़ फ़िल्टर के लिए वो एक अलग से फ़िल्टर सर्किट लगा लेते हैं जिससे नॉइज़ को रिड्यूस किया जाता है। आप ये पढ़ लेना, डिपॉजिट कार्बन, ठीक है, एक हाई वोल्टेज इंक फिल्म है। अब यहाँ पर पूछा कि किस रेंज तक आता है, तो ये 1 किलो ओम से लेके 1 लाख जिसको बोलते हैं मेगा ओम तक आता है, और वोल्टेज का रेंज है ये। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ इम्पोर्टेंट बन जाता है जब आपको नॉलेज हो रजिस्टर्स की, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी एग्जाम्स में या अक्सर आपसे पूछा जाएगा, वो है वायर बाउंड और सिरामिक। अगर आप मदरबोर्ड खोलेंगे तो आपको ये दोनों वहाँ दिख जाएंगे। सिरामिक ऐसा दिखता है, ये सिरामिक है। वायर बाउंड रजिस्टर्स जो होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट आपके लिए है, इसमें अगर आपसे जो सवाल पूछा गया है आज तक मैं जो रिकॉल कर पा रहा हूँ, या वो यही है कि हायर पावर रेटिंग्स के लिए कौन सा रजिस्टर का इस्तेमाल होता है। देखो, अगर कोई चीज़ पे वाउंड हो रहा है कुछ, तो कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हाई कॉस्ट है इसकी, और कभी भी ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होते, ठीक है। और जब ये रजिस्टर बन जाता है तो इसमें एक इंसुलेटेड मटेरियल का इस्तेमाल होता है, तो कॉस्ट यहाँ से भी इंक्रीज होती है, जिसको हम बेक्ड एनिमल बोलते हैं। एनिमल एनिमल जो होता है नील प्रिंट जैसा होता है, अगर आप समझें, सर्च कर लीजिएगा कि किस तरह से बेक्ड एनिमल की फ़ोटो क्या होती है। सिरामिक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सिरामिक सबस्ट्रेट से बना होता है ये। एंड अगर आपको इसको देखना है तो आप पीसीबी सर्किट देख सकते हैं अपने कंप्यूटर का, अगर जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। आप अपने कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखें तो उसके अंदर ये सिरामिक के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। पीसीबीज में बहुत से ऐसे पूछा गया कि विच रजिस्टर्स आर हाईली यूज्ड इन पीसीबीज। तो पीसीबी क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है पीसीबी। एंड आगे चलते हैं, चूंकि ये लेक्चर अराउंड 10 मिनट्स में एंड हो जाएगा, तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है पीछे वो आपने समझा होगा। नॉन लीनियर, देखो मैंने बताया था V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो I जो R V बाय I हो जाता है, तो ये इक्वेशन कहती है ये लीनियर है, ठीक है ना, पर वहाँ पर इक्वेशन लीनियर है, तो ऐसी ऐसी करेक्टरिस्टिक आती है VI करेक्टरिस्टिक किसी भी चीज़ की, पर ऐसा नहीं होता। वेरिस्टर नाम के जो सर्किट्स हैं, जो वेरिस्टर है, वो एक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट मेटल ऑक्साइड मटेरियल से बना होता है, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। वोल्टेज के बढ़ने से, देखो अगर करंट कांस्टेंट होगा तो R इज प्रोपोर्शनल टू V है, V बढ़ेगा तो R बढ़ जाएगा, बट यहाँ क्या होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, वोल्टेज के बढ़ने से इन्वर्स चलता है, रेजिस्टेंस घट जाती है। जब कभी भी वोल्टेज बढ़े और रेजिस्टेंस घट जाए तो वो कहलाता है वेरिएस्टर, ऐसी रिलेशनशिप ये कहलाती है। इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस डाली हुई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये पूछता है, इसमें एक कांस्टेंट है, यहाँ पे हट गया, यहाँ पे आया नहीं, इसको बोलेंगे n। सिलिकॉन, द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ n फॉर सिलिकॉन कार्बाइड इज, तो जो लाई करती है वो 2 to 6 के बीच में लाई करती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और इसमें दो होते हैं, देखो, सिलिकॉन कार्बाइड
ठीक है। और एक होता है जिंक ऑक्साइड बेस्ड, ये बेसिस है। अगर इसके अंदर वैल्यू पूछी जाए तो 2 to 6 होगी, इसके अंदर वैल्यू पूछी जाए तो 25 to 50 होगी। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे, जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर्स को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोटेक्टिंग सॉलिड स्टेट पावर सप्लाईज, सॉलिड स्टेट SSD आपने नाम सुना होगा, एक होता है हार्ड डिस्क में। तो यहाँ से वही शब्द है, इलेक्ट्रॉनिक से जो बना होता है सॉलिड स्टेट बोलते हैं उसको, ठीक है। सर्ज जो है मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, अभी प्रोटेक्शन सिस्टम को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पावर सिस्टम को। एक कॉन्सेप्ट है आपका शॉर्ट सर्किट हो जाना और ओपन सर्किट हो जाना। मैं चाहता हूँ आप ये देखें, ये वाला हिस्सा, ठीक है। सपोज कर लीजिए कोई भी एक सर्किट है, ठीक है, उसके दो टर्मिनल थे बाहर, आपने एक थिक वायर ली, एक सेकेंड में यहाँ पे हटा इरेज करता हूँ इसको यहाँ से और यहाँ बनाता हूँ। एक सर्किट था ये वाला, इससे दो वायर्स आपने बाहर ली, ठीक है, और इस टर्मिनल ए और ए डैश के बीच में एक थिक कॉपर वायर से आपने तार को अटैच कर दिया। जब कभी भी आप सर्किट को इस तरह से अटैच कर दोगे तब वो एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन कहलाती है, ठीक है, जिसके अंदर वोल्टेज जो होती है जीरो हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस की पोलैरिटी खत्म हो जाती है, और करंट जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। यानी कि क्या होगा, वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम। और जब भी इस तरह से कंडीशन होगी तो ब्लास्ट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। तो घरों में कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये होता है कि तारें आपस में चिपक जाती हैं और वो शॉर्ट हो जाती हैं। जब वो शॉर्ट होती हैं तो हैवी करंट फ्लो करता है, हैवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिससे कि फायर कॉज होती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। ऐसा क्यों होता है कि अगर आप इसके बीच में रेजिस्टेंस ही हटा दोगे तो वायर शॉर्ट हो जाती है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, आर अगर ज़ीरो होगा तो V इज इक्वल टू आई आर वाली इक्वेशन में अगर आप ज़ीरो पुट करोगे तो वोल्टेज जीरो हो जाती है, ये याद रखना। और 1/0 या ऐसा अगर पढ़ा होगा आपने तो इन्फिनिटी पहुंच जाता है, ठीक है। थ्योरेटिकली वेरी लार्ज है, और मतलब इन्फिनिटी भी पहुंच जाती, थ्योरेटिकली इन्फिनिटी पहुंच जाती है, पर लेकिन वैसे नहीं जाती। पर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको कि at short circuit condition the maximum current in the circuit is maximum 0 high low। तो आपने यहाँ पे टिक हमेशा मैक्सिमम पे करना है, और आपकी नॉलेज के लिए भी यही है। ओपन सर्किट में क्या हुआ कि अगर वो इस टर्मिनल से अगर आप कुछ कनेक्ट ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए करंट जो होता है इसको क्लोज्ड पाथ चाहिए होता है। जब कभी भी ओपन सर्किट की कंडीशन होगी तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करती है, ठीक है, ये बात आप याद रख रहे हो, ठीक है। अगर करंट फ्लो नहीं करती और उसके बीच में कुछ नहीं है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इस पोटेंशियल पे जो वोल्टेज है सर्किट से जो यहाँ पर है, दोनों सेम रहेंगे। तो देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन, टू पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ओपन सर्किट है, ठीक है। ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस बिटवीन इनफाइनाइट और नो करंट फ्लोज, कोई करंट फ्लो नहीं करता, यही बताना है मुझे आपको इसमें। शॉर्ट सर्किट किस तरह से कर सकते हैं ये आप देख लीजिए। ऐसे दो तारे जोड़ दिए आपने डायरेक्ट ऐसे। ओपन सर्किट, ये सवाल बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं या दो रजिस्टर कनेक्टेड हैं,
एक सर्किट एक बैटरी से, और इसमें इस तरह से करंट फ्लो करेगी। पर जब मैं ये टर्मिनल और ये टर्मिनल चाहे यहाँ पे खोलूँ चाहे यहाँ पे खोलूँ, तो अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा। पर क्या होता है कि जब आप एक बैटरी कनेक्शन को ऐसे कर देंगे, R1 और R2 की स्टेट में ले आएंगे, और ये प्लस माइनस जो यहाँ पर, अगर यहाँ पर तो पहली बात यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, ठीक है, ऐसे कोई लूप बना नहीं। प्लस में जो वोल्टेज इस पोटेंशियल पे जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो यहाँ पर सेम रहेगी। तो ऐसे पूछा जाता है कि अगर एक सीरीज ओपन सर्किट है, उसके टर्मिनल पे मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाऊं, तो वोल्ट मीटर भी मैं आपको लगाना सिखा देता हूँ। यहाँ से उठाया और यहाँ से उठाया अभी, ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर लग गया। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल है, दोनों जगह सेम आता है, V इज इक्वल टू V वोल्ट मीटर। तो ये बात आपको याद रखनी है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपने ओपन दिया तो ये दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सीरीज सर्किट में आपने देखा यहाँ पे फर्क पड़ने लगा था, यहाँ से करंट पास नहीं होगी और ये बंद हो जाएगा सर्किट। पर पैरेलल सर्किट में उल्टा चलता है, ये ऐसे कनेक्ट था, इसके बीच में एक, इसके बीच में, चूंकि अगर यहाँ से मेन सप्लाई आपने कनेक्ट करी V मेन, तो V1 और V2 ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल गेन करते हैं, और पैरेलल में करंट जो है बढ़ जाता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर अगर मैं इस सर्किट को हटा दूंगा, अगर इसको ओपन फिलामेंट यहाँ से कर दिया जाएगा तो भी ये बल्ब जलेगा। तो व्हाट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस सर्किट? जो दिवाली पर लाइट आती है वो सीरीज सर्किट में होती है, इसलिए उसका कोई भी एक बल्ब ख़त्म होता है तो वो डैमेज हो जाता है। और जो घर होता है, होम, उसमें जो कनेक्शंस किए जाते हैं वो पैरेलल में किए जाते हैं। पैरेलल में किए जाने से क्या होता है कि अगर कोई एक पॉइंट ख़राब होता है तो हमें पता चल जाता है। और इस टर्मिनल पे यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएं, चाहे यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएं, चाहे यहाँ वोल्ट मीटर लगाएं, अगर यहाँ पे 220 दिया है तो सभी पे सेम पोटेंशियल होगा। ये बात भी आपको बता दी गई है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने पूरा लेक्चर सुना होगा। इसके बाद पे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अपनी क्वेरीज को कमेंट में आप डाल सकते हैं, ठीक है।